हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का 12th परीक्षा 2020 का हिंदी 50 मार्क्स का गेस पेपर। ये वीडियो में बहुत ज़्यादा खास होने वाला है वीडियो। और यह हिंदी 50 मार्क्स का क्या है, गेस पेपर। और इस गेस पेपर में बताएंगे कि हिंदी 50 मार्क्स का गद्य खंड और पद्य खंड से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने वाले, और जितना देंगे लगभग 60 प्रश्न देंगे हिंदी का। और ये गद्य और पद्य खंड दोनों से मतलब मिश्रित है, मतलब दोनों मिला जुला है। और दोनों से लगभग 60 प्रश्न देंगे, और 60 प्रश्न में से 100% आपको इसी में से 60 प्रश्न के अंदर में से पूछा जाएगा। ठीक है, 25 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें से 15 मार्क्स हिंदी व्याकरण से और 15 मार्क्स चैप्टर से। तो 15 मार्क्स आपको चैप्टर से ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो 15 में से 15 100% यही 60 में से आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो चलते हैं और देखिए, तो चलते हैं प्रश्न पे। ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। और उससे पहले जाने से पहले आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपडेट करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और इतना मेहनत हम किए हैं, तो आप, मेरा काम है कि वीडियो बना देना, आपका काम है कि अपना देखना और जो हो वह वीडियो के साथ करना। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगा बनाने में। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पर चले हैं, और यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न, रहीम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, 4 ऑप्शन इसी तरह आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और 4 में से एक जवाब देना है, जिसका हम ये जितना मतलब कि ये आंसर हम दे दिए हुए हैं, फिर भी हम इसको बताएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भी देंगे आप लोगों को। रहीम का पूरा नाम क्या है? तो रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, मतलब अब्दुल रहीम खाना होगा। ठीक है, अब्दुल रहीम होगा, लेकिन एग्जाम में खा हटा दिया जाता है। रहीम का पूरा नाम क्या है? तो अब्दुल रहीम खाना। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रहीम का जन्म कब हुआ था? तो रहीम का जन्म कब हुआ था? तो रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? तो रहीम अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, जब रहीम के पापा मर गए थे तो अकबर के दरबार में ही ये बड़ा हुए, और उसी के दरबार में रहते थे। तो रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? रहीम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम प्रश्न, इसमें 60 प्रश्न हैं, आपको बोलने हैं। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, वैसे हम इसका PDF देंगे, आप लोग इसका जीरोक्स करवा सकते हैं। ठीक है, तो रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। चलते हैं 4 नंबर में, रहीम किस भाषा के ज्ञाता थे? रहीम किस भाषा के ज्ञाता थे? तो देखिए, रहीम अरबी भी भाषा जानते थे, तुर्की भाषा भी, फारसी, संस्कृत और हिंदी, मतलब सभी भाषा जानते थे। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन दे तो आप आसानी से जवाब देख सकते हैं। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि दोहावली किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है। दोहावली किसकी रचना है? तो रहीम की रचना है दोहावली। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में क्या है कि रहीम की कृति नगर शोभा, रहीम की कृति नगर शोभा किस छंद में रचित है? तो ये दोहा से, मतलब दोहा छंद में रचित है। रहीम की कृति नगर शोभा किस छंद में रचित है? तो दोहा में रचित है। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरी मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरी मोती मानुष चुन। इसके कवि कौन है? तो रहीम है। ठीक है, याद रखेगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न के बाद अगले प्रश्न में जाएंगे। 8 नंबर, रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो रहीम का जन्म लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। रहीम का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि जीवन संदेश, जीवन संदेश के कवि है। जीवन संदेश के कवि कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी है, जीवन संदेश के कवि। ठीक है, जीवन संदेश के कवि कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि
राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को हुआ था। वैसे आपको बता दूं कि सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप वहाँ, यदि आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो आई बटन है, आई बटन से भी ले सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में भी जाकर आप ले सकते हैं। जब वीडियो के लास्ट में जाएंगे तो खुद पे खुद आपके सामने लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं 11 प्रश्न। 11 प्रश्न क्या बोल रहा है कि 11 नंबर, राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जौनपुर में हुआ था, अर्थात यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला में हुआ था राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म। चलते ही 12 प्रश्न। 12 प्रश्न क्या बोला? धरती किसके समान है? 12 नंबर बोल रहा है क्या? धरती किसके समान है? तो धरती माता तुल्य समान है। धरती किसके समान है? तो धरती माता तुल्य समान है। एक बात और बोल दूं कि अभी पीडीएफ नहीं देंगे, ये 2 दिन के बाद हम पीडीएफ देंगे। धरती किसके समान है, इसलिए आप लोग इसको बोलते हैं, जब अभी याद करना चाहते हैं अभी वीडियो के थ्रू आपको याद ही हो जाएगा, और आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नोट कीजिए और इसका आंसर नोट कीजिए। ये तीनों ऑप्शन, मतलब ऑप्शन नहीं पूरा नोट करना, बस उसका आंसर नोट करना है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है अभी हम बता दीजिए, और वीडियो को अभी लाइकिंग कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। धरती किसके समान है? तो माता तुल्य समान है। 13 प्रश्न। 13 प्रश्न क्या बोला? इनमें से कौन सी रचना कवि राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? इनमें कौन सी रचना कवि राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? देखिए, राम नरेश त्रिपाठी जी मिलन पथिक स्वप्न, तो यहाँ पे मिलन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके दे दे मिलन किस कवि की मतलब लिखा हुआ है, तो ऐसे करके ऑप्शन 4 दे देंगे। तो आपको जैसे भी दे प्रश्न आपको जवाब दे देना था। ठीक है, इनमें कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो ये लोकायतन नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो ये तीनों को याद रख लीजिए, ये कम से कम तीनों याद रख लीजिए। ठीक है, बार बार बोलेंगे, तीनों याद रख लीजिए। यही चैप्टर का तीनों, ये स्वप्न, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पथिक भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। 14 नंबर प्रश्न, भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि कौन है? तो भारत माता ग्रामवासिनी कविता सुमित्रा नंदन पंत जी, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा, पंत जी। भारत माता ग्रामवासिनी कविता के कवि कौन है? तो पंत जी हैं। चलते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न क्या बोल रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसौनी के उत्तरांचल में जन्म हुआ था। आपको हिंदी में पूछा जाता है क्या कि जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था, मतलब ये पूछा जाता है। और जो मतलब जो चैप्टर के लेखक है, लेखक का नाम पूछा जाता है, और उसके जन्म पूछा जाता है। बस 3 ही चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है, और एक्स्ट्रा जो जो पूछा जाएगा ये सभी हम इसमें दे दिए हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसौनी के उत्तरांचल में हुआ था। चलते हैं 15 प्रश्न। 15 प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी के ये एग्जाम में कितना और प्रश्न पूछ दिया गया है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। चलते हैं 17 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 20 मई 1900 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 20 मई 1900 ईस्वी को सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ था। चलते हैं 18 नंबर। 18 प्रश्न चलते हैं कि इनमें से कौन सी रचना पंत की नहीं है? देखिए, हम रचना नहीं करके दिए हैं, तो ये हुंकार है। ऐसे ही प्रश्न पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो ये हुंकार नहीं है। बाकी सुमित्रा नंदन पंत जी का स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण धूलि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है चैप्टर, मतलब ये प्रश्न रहता है स्वर्ण धूलि, तो ये भी याद कर लीजिएगा। और ऐसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, और ऐसे ही प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया गया है एग्जाम में 2 बार, तो ये हुंकार होगा। ठीक है, चलते हैं 19 प्रश्न। 19 प्रश्न क्या बोल रहा है कि हिमालय का संदेश के कवि कौन है? हिमालय का संदेश के कवि कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हिमालय का संदेश का कवि है। ठीक है, कौन है? तो हिमालय का संदेश के कवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हिमालय संदेश का कवि है। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न क्या? दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सिमरिया, अर्थात बेगूसराय जिले में है। ठीक है, सिमरिया जिले के, मतलब सिमरिया के बेगूसराय का रहने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर।
याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देखिए सिमरिया कहीं कहीं कभी कभी ऑप्शन दे देता है, कहीं कहीं जीरा करके मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज दे देता है, तो बेगूसराय, तो हम दोनों दे दिए हैं आपको पूर्ण रूप से समझाने के लिए। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये 60 मतलब पूरा का पूरा प्रश्न सही है, पूरा सही से हम बनाए हैं इसको। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी को जन्म हुआ था। चलते ही 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न में रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? ये भी ऐसे ही करके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है? तो रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? तो राष्ट्र कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस बार बहुत ज़्यादा भी आए हैं ये। रामधारी सिंह दिनकर को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? तो राष्ट्र कवि के रूप में। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न, सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक गीत के कवि है। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक गीत के कवि कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर गीत के कवि हैं। हम ये प्रश्न आपको देने वाले, ये पूरे गीस पेपर आपको देने वाले नहीं थे, किस माध्यम से देते? तो PDF के माध्यम से देते, और इसका कुछ पेमेंट मतलब रखने वाले थे, लेकिन ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए बस इसका मतलब पूरा इसमें हिंदी व्याकरण और 2 नंबर 5 नंबर जितना ये 10 नंबर के जितने भी प्रश्न पूछा जाता है सब इस PDF के माध्यम से आपको दे देते, और इसका पेमेंट भी रखने वाले थे, आपको बोले थे ना, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लग रहा था, इसलिए मेहनत लग रहा था, और मेरे पास टाइम भी नहीं है, और आपके पास भी टाइम नहीं कि ज़्यादा टाइम रुकने की, और 10 से 15 दिन एग्ज़ाम का बाकी है, तो आपको पढ़ाएं या PDF तैयार करें, मतलब हम अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों को ज़्यादा नुकसान ही करवाना चाहते थे। ठीक है, तो आप लोगों को तो कुछ भी नुकसान नहीं करवाना चाहते, हम अपना नुकसान करके आप लोगों को इतना दे रहे हैं, तो आपको मतलब आप लोग मतलब हम आपके लिए इतना करें, तो मेरे लिए भी आप लोग कीजिए कुछ। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक गीत के कवि कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर क्या है कि नेपाली जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाली जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेतिया में हुआ था। ठीक है, बेतिया जिले के मतलब बेतिया जिले में हुआ था मतलब नेपाली जी का जन्म। ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेतिया जिला में हुआ था। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर, नेपाली जी का जन्म कब हुआ था? तो नेपाली जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। नेपाली जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 में। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न क्या बोला? जीवन का झरना के कवि कौन है? तो RC प्रसाद सिंह जीवन के झरना के कवि है। जीवन के झरना के कवि कौन है? तो RC प्रसाद सिंह। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर, RC प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था? मतलब तो संवत 1970 को RC प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। संवत 1970 को हुआ था RC प्रसाद सिंह का जन्म। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न में RC प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो RC प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो दरभंगा के इरावत जिला में हुआ था। RC प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इरावत के दरभंगा जिला में हुआ था। चलते हैं 30 नंबर, RC प्रसाद सिंह किस काल के कवि है? तो RC प्रसाद सिंह किस काल के कवि है? तो RC प्रसाद सिंह आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, RC प्रसाद सिंह किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि हैं। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न, युगांत की रचनाकार है। युगांत की रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी युगांत की रचनाकार है। 32 नंबर प्रश्न, रहीम किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के रहीम कवि है। रहीम किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि हैं। 33 नंबर प्रश्न में चले हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि रहीम के दोहे की क्या भाषा है? रहीम के दोहे की भाषा क्या है? तो रहीम के दोहे की भाषा ब्रज भाषा। ठीक है, रहीम के दोहे की क्या भाषा है? तो ब्रज भाषा है। चलते हैं 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर, स्वप्न कविता किसने लिखा है? तो स्वप्न रामनेत्र त्रिपाठी जी ने लिखे हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले, स्वप्न कविता किसने लिखा है? तो रामनेत्र त्रिपाठी जी ने स्वप्न लिखे हैं। चलते हैं 35 नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। उससे पहले जितने भी प्रश्न 34 तक प्रश्न बताए हैं ये सभी गद्य। ठीक है, ये आपका गद्य खंड से लिया गया। ठीक है, नहीं सॉरी, पद्य खंड का था, और ये नीचे वाला ये गद्य खंड का है। ठीक है, तो ये 35 का क्या है? हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को। 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि
पंच परमेश्वर शीर्षक पाठ की कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद्र। पंच परमेश्वर शीर्षक पाठ की कहानीकार कौन है? तो प्रेमचंद्र। 37वां प्रश्न क्या बोला? कहानीकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। कहानीकार प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को जन्म हुआ था। चलते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है? प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म लम्ही की वाराणसी जिले में हुआ था। ठीक है, सॉरी वाराणसी में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो लम्ही की वाराणसी में हुआ था। 39वां प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के पात्र कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र कौन है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, मतलब ये दोनों मित्र थे। ठीक है, तो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र कौन है? उपरोक्त दोनों हो जाएगा, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आप इसका पूरा सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में देखें तो आप ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। ठीक है, आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको ही ज़्यादा फायदा होगा। वैसे आपको गेस करके दे देना मेरा काम था। आप जो भी कीजिए, हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो हम आकर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, वह मतलब टाइम बहुत कम है, इसलिए बढ़िया तरह से तैयारी कीजिए। आपको यही बोलना चाहूँगा। गौरा शीर्षक पाठ की लेखिका कौन है? तो गौरा शीर्षक पाठ की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा गौरा शीर्षक पाठ की लेखिका है। 31 नंबर, आधुनिक युग की मीरा कौन है? आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है। चलते हैं 42 नंबर, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये फर्रुखाबाद, ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये थोड़ा गलत आंसर लग गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ना होकर ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। देखिए हम बढ़िया तरह से ये गांव और ये मतलब ये पूरा दे दिए थे पूरा डिटेल, लेकिन इसका आंसर थोड़ा गलत लग गया है, बाकी यही। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। याद रख लीजिए, वैसे आप लोग चेक कर लीजिए। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये फर्रुखाबाद कहीं का रहेगा, कहीं का उत्तर प्रदेश रहेगा। तो हम दोनों दे दें, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। चलते हैं 43वां प्रश्न, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं 44वां प्रश्न। 44 नंबर, लालमणि किसका नाम है? तो लालमणि बछड़े का नाम है, जो महादेवी और मतलब गाय जो रखे हुए थे गौरा, वो गौरा का बछड़े का नाम है लालमणि। ठीक है, तो लालमणि किसका नाम है? तो बछड़े का नाम है। चलते हैं 45 नंबर। 45 में गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है, किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गाय करुणा की कविता है। तो किसने कहा है? तो महात्मा जी ने कहा। चलते हैं 46वां प्रश्न। 46वां प्रश्न क्या बोला है कि गौरा को दूसरा नाम कौन सा मिला? तो गौराग्नि, गौरा को गौराग्नि के नाम से भी जाना जाता है। तो गौरा को दूसरा नाम कौन सा मिला? तो गौराग्नि मिला। 47 नंबर, मंगर के कहानीकार कौन है? तो मंगर के कहानीकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, मंगर के कहानीकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद 48 नंबर, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। और कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दोनों याद कर लीजिएगा। चलते हैं 50वां प्रश्न, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं। 51वां प्रश्न, 51, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 52वां प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो मैट्रिक तक हुई थी। रामवृक्ष बेनीपुरी कहाँ तक पढ़े थे? तो मैट्रिक तक पढ़े थे। ठीक है, 53 नंबर, मंगर की अर्धांगिनी का नाम क्या था? तो मंगर की अर्धांगिनी का नाम क्या था? तो भकोलिया। ठीक है, भकोलिया होगा। देख लीजिए, आपको एग्जाम में कहेंगे भगजोगनी भूतखेलिया, तो मतलब आप उसको पढ़ कर, मतलब डायरेक्ट नहीं लगाना, पढ़ के थोड़ा लगाना है, क्योंकि वर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम, मतलब वर्ड में हेरा फेरी कर देता रहता। तो मंगर की अर्धांगिनी का क्या नाम था? तो ऑप्शन सी भकोलिया। 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के लेखक कौन है? तो कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के लेखक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं।
और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप हम आपको मेहनत मतलब कि मदद कर रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी मदद कर दीजिए, ठीक है। क्या पता दोस्त को नहीं पता चले, अब बाद में पता चलेगा कम नंबर आ गया, तो मतलब फिर भी लेकिन आपको बोलने हैं मदद कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए, ठीक है। उससे मुझे भी बेनिफिट होने वाले हैं। तो कवि व रविन्द्रनाथ ठाकुर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। 55 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी को हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यूपी में हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलते हैं 57 नंबर, अशोक के फूल की रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल की रचनाकार हैं। 58 प्रश्न पर चले हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर अर्थात रविन्द्रनाथ ठाकुर को रवि बाबू के नाम से भी जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर अर्थात रवि बाबू का जन्म कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी को रवि बाबू का जन्म हुआ था, ठीक है। 1861 ईस्वी को बंगाल में हुआ था। और उसके बाद 59 नंबर, बंग देश की बुलबुल की उपाधि रवि बाबू को किससे मिली? तो अपने पिता से मिली थी, देवेंद्रनाथ से, ठीक है। उसके पिताजी थे कौन? देवेंद्रनाथ। तो बंग देश की बुलबुल की उपाधि रवि बाबू को किससे मिली है? तो अपने पिताजी से मिली है। चलते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य रचना के लेखक कौन है? व्यंग्य मतलब हंसी मजाक वाला कविता, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इस चैप्टर पर वीडियो सब मतलब सभी चैप्टर का बना दिए हैं, आपको बोलने बार बार देख लीजिएगा। और हिंदी व्याकरण का भी 2020 के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है सब डाल दिए हैं, सब आप देख लीजिएगा। सभी का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। और आपको बोलने हैं क्या कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर सभी PDF ले सकते हैं, और व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर सभी बातचीत करते रहते हैं, इम्पोर्टेंट बात सब भेजते रहते हैं। चूँकि वीडियो बनाकर भेजने में टाइम लगता है, इसलिए पहले कोई भी इम्पोर्टेंट रहता है पहले उसमें नोटिस कर देते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यदि आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फेसबुक इंस्टाग्राम पर मतलब सर्च कीजिएगा धीरज स्टडी टिप, तो वह पेज मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक की व्यंग्य के रचनाकार है, ठीक है, हरिशंकर परसाई। 61 नंबर, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी को हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। अब घबराइए मत, हम बोले थे 60 प्रश्न, तो 60 ही प्रश्न है, 1-2 प्रश्न बढ़ गया तो क्या है, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी को हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। 62 नंबर, कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था जन्म, ठीक है। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में जन्म हुआ था। चलते हैं 63 नंबर, हरिशंकर परसाई की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो MA तक हुआ था। हरिशंकर परसाई की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो MA तक हुआ था हरिशंकर परसाई की शिक्षा। तो इतना ही प्रश्न 63 तक प्रश्न था, ठीक है। तो आपको यह प्रश्न कैसा लगा वह हमें कमेंट करके बताइए, और आप किस किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वह भी कमेंट कर दीजिए, आपको सब टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।